बीएन क्लासेस खास में आप सभी को स्वागत है। आज हम इतिहास रुक्मणी पब्लिकेशन का जो निचोड़ सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो निकाले हुए हैं, आज हम उससे आप लोगों को पॉइंट बाय पॉइंट समझाने का प्रयास करेंगे। चलते हैं हम लोग गुप्त साम्राज्य के बारे में जानकारी लेंगे। इस वीडियो में चलते हैं, पॉइंट बाय पॉइंट समझाने का प्रयास करूंगा दोस्तों, और आप लोगों का बहुत हेल्पफुल मिलने वाला है इस किताब से, इस बुक से। ठीक है, तो चलते हैं। यहाँ पे दिया है कि गुप्त वंश की स्थापना श्री गुप्त ने की थी। गुप्त वंश की स्थापना किसने किया था? तो श्री गुप्त ने किया था। गुप्त राजवंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम था। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम था। यदि पूछा जाए कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन थे, तो श्री गुप्त ने, और गुप्त राजवंश का वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने। ठीक है, चलते हैं हम लोग, यही है चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, यहाँ पे फिर हम लोग देखते हैं, पॉइंट बाय पॉइंट समझते हुए चलेंगे। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने गद्दी पर बैठने के उपलक्ष्य में गुप्त संवत चलाया। कौन सा संवत चलाया? चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत, जो 319 से 320 ईस्वी तक रहा। कि चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने क्या चीज का उपाधि धारण की थी? तो महाराजा धीराज का पूछा जाता है, बहुत भी व्यय होता है पॉइंट। ए पॉइंट कि चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी देवी के साथ विवाह करके विवाह प्रकार का सिक्का चलाया। ठीक है दोस्तों। फिर यहाँ पे चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी देवी के साथ विवाह करके विवाह का प्रकार का सिक्का चलवाया था। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उसका पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम का उसका पुत्र का नाम क्या था? समुद्रगुप्त ना शासक बना। तो पूछा जाएगा कि चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र का नाम क्या था? तो समुद्रगुप्त। तो यहाँ पे दिया है दोस्तों, यहाँ पे दिया है कि चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उसका पुत्र समुद्रगुप्त शासन बना। समुद्रगुप्त के बारे में हमें इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर खुदे एक लंबे अभिलेख प्रस्तुति से पता चलता है कि समुद्रगुप्त की पत्नी का नाम दत्ता थी। क्या थी? दत्ता देवी थी। समुद्रगुप्त के पत्नी का नाम कौन देवी थी? तो दत्ता देवी। ठीक है, तो हम लोग ये याद रखेंगे। यहाँ पे दिया है दत्ता देवी थी कि प्रयाग अभिलेख प्रस्तुति की रचना हरिसेन द्वारा काव्य रूप में की गई थी। तो पूछा जाता है कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने किया है? तो हरिसेन ने किया है। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने किया है? तो हरिसेन ने किया है। प्रशस्ति का अर्थ क्या होता है? प्रशंसा। क्या होता है? प्रशंसा। कि प्रशस्ति का अर्थ क्या होता है? प्रशंसा। ठीक है, यहाँ पे दिया है कि हरिसेन ने प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को राजा, विद्वान तथा एक उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की है, ईश्वर के बराबर। ठीक है, यहाँ पे इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख के नाम से प्रसिद्ध प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन ने संस्कृत में की थी, जो स्वयं गुप्त सम्राटों के संभवतः सबसे शक्तिशाली सम्राट समुद्रगुप्त के राजकवि थे। यहाँ पे दिया है कि संस्कृत में की थी, जो गुप्त सम्राटों के संभवतः सबसे शक्तिशाली सम्राट समुद्रगुप्त के राजकवि थे। समुद्रगुप्त को उसके सिक्कों पर बीना बजाते हुए दिखाया गया था। समुद्रगुप्त को उसके सिक्कों पर बीना बजाते हुए दिखाया गया था। इसका मतलब हो संगीत गान से बहुत प्रेम रखते होंगे। कि समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के 9 शासकों तथा दक्षिणापथ के 12 शासकों पर विजय प्राप्त किया था।
है ना, इतना हासिल किया था। समुद्रगुप्त ने अश्वमेधकर्ता, पराक्रमांक आदि की उपाधि धारण किया था। समुद्रगुप्त को कौन सा उपाधि कि अश्वमेधकर्ता, पराक्रमांक, हाँ, आदि की उपाधि धारण करने वाले थे। यहाँ पे फिर दिया है कि आर्यवर्त के 9 राजा थे। कितना राजा? 9 राजा। आर्यवर्त के 9 राजा थे: रुद्रदेव, मतील, नागदत्त, चंद्रवर्मा, गणपतिन नाग, नागसेन, अच्युत, है ना, नंदी और बलवर्मा। इन सभी आर्यावर्त के 9 राजा थे। ये दक्षिण भारत के पराजित शासकों थे। कौशल का महेंद्र, महाकांतार का व्याघ्रराज, कौशल का मटनराज, पृष्ठपुर का महेंद्रगिरी, कोट्टूर का स्वामीदत्त, एंडरपल का दमन, कांची का विष्णुगोप, अवमुक्त का नीलराज, वेगी का हस्तिवर्मा, हाँ, पालक का उग्रसेन, देवराष्ट्र का कुबेर और कुशस्थलपुर का धनंजय। ये सभी को यहाँ पे जिक्र किया है। तो यहाँ पे फिर हम लोग समुद्रगुप्त से श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने बौद्ध विहार बनाने की अनुमति मांगी थी। सारनाथ के भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा गुप्त काल की है। समुद्रगुप्त के बाद उसका पुत्र रामगुप्त जैसे शासक का उल्लेख मिलता है। रामगुप्त के बाद उसका भाई चंद्रगुप्त द्वितीय शासक बना। समुद्रगुप्त के बाद उसका पुत्र रामगुप्त, समुद्रगुप्त का पुत्र का नाम क्या था? रामगुप्त जैसे शासक का उल्लेख मिलता है। रामगुप्त के बाद उसका भाई चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी कि चंद्रगुप्त प्रथम का बेटा चंद्रगुप्त द्वितीय शासक बना। चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी का नाम कुबेर नागा या नाग राजकुमारी था। चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी का नाम कुबेर नाग राजकुमारी था। ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय के इतिहास में क्या है? चंद्रगुप्त द्वितीय के इतिहास में देवरा एवं देवगुप्त नाम से जानते हैं, याद रखेंगे। फिर यहाँ से दोस्त देखते हैं कि 57 ईसा पूर्व में विक्रम नाम का उज्जैन क्षेत्र के स्थानीय शासक ने शकों को हराने के उपलक्ष्य में विक्रम संवत की स्थापना की, जो सर्वप्रथम विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। लौह स्तंभ महरौली दिल्ली में कुतुब मीनार परिसर में 7.2 मीटर ऊंचा और 3 टन से ज़्यादा वजन, ठीक है, महरौली स्तंभ। ठीक है। इसके बाद चंद्र नामक शासक का जिक्र वहाँ पे किया गया है। फिर यहाँ पे है कि समुद्रगुप्त की माता कुमार देवी लिच्छवीगण की थी और पिता चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश के पहले शासक थे, जिन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था। इससे पहले भी जिक्र किए थे। महाराजा धीराज की उपाधि समुद्रगुप्त ने भी धारण किया। चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त का पुत्र था। चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त का पुत्र था। फिर यहाँ से चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद उसका पुत्र कुमारगुप्त प्रथम शासक बना। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद पुत्र कुमारगुप्त प्रथम शासक बना। कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी और शैव धर्म में आस्था व्यक्त करते हुए मयूर शैली, कौन सी शैली? मयूर शैली का सिक्का चलाया। कौन? कुमारगुप्त प्रथम ने, जो किसका पुत्र थे? जो चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र थे। कुमारगुप्त प्रथम के बाद उसका पुत्र स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त का पुत्र है ना, स्कंदगुप्त शासक बना। स्कंदगुप्त ने मध्य एशिया के आक्रमणकारी हुनों को परास्त किया था। कवि कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे। गुप्तों के बारे में जानकारी अभिलेखों, सिक्कों एवं विदेशी स्रोतों से मिलती है।
चंद्रगुप्त द्वितीय ने 388 ईस्वी में चंद्रगुप्त द्वितीय ने 388 ईस्वी में रुद्र सिंह तृतीय को पराजित किया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने 388 ईस्वी में रुद्र सिंह तृतीय को पराजित किया। ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि गुप्त राजवंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त थे। गुप्त राजवंश का अंतिम शासक का नाम क्या हुए? तो अंतिम शासक का नाम विष्णुगुप्त को माना जाता था। गुप्त काल में साहित्य एवं संस्कृति के क्षेत्र में स्वर्ण काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कि गुप्त काल को साहित्य एवं संस्कृति के क्षेत्र में स्वर्ण काल कहा जाता है। कौन सा काल? स्वर्ण काल। साहित्य एवं संस्कृति को क्षेत्र में स्वर्ण काल कहा जाता है, याद रखेंगे। गुप्तकालीन पुस्तकों एवं उसके रचयिता। गुप्त काल के समय में कुछ पुस्तक की रचना की गई हैं लेखकों के द्वारा। उन पुस्तक और रचयिता का नाम हम लोग जान लेते हैं, जो बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, VVI है, इसको याद रखेंगे। कि आर्यभट्टियम सूर्य सिद्धांतिका किसके द्वारा लिखा गया है? आर्यभट्टियम सूर्य सिद्धांतिका आर्यभट्ट के द्वारा, जो आर्यभट्ट ने जीरो की खोज की। ठीक है। इसके बाद पंच सिद्धांतिका, लघु जातक, बृहद जातक का पुस्तक का रचयिता कौन है दोस्तों? तो उसका नाम है बराहमिहिर, याद रखेंगे। ब्रह्म सिद्धांत है ना। ब्रह्म सिद्धांत किसके द्वारा रचना की गई है? तो ब्रह्मगुप्त के द्वारा। बहुत से ब्रह्म सिद्धांत और बहुत से ब्रह्मगुप्त, याद रखेंगे। नीतिसार पुस्तक किसने लिखा है? तो कामंदक ने। किसने? कामंदक ने। अष्टांग हृदय किसके द्वारा लिखा गया है? तो वाग्भट के द्वारा। अष्टांग हृदय किसके द्वारा लिखा गया है? तो वाग्भट के द्वारा। तो याद रखेंगे दोस्तों। चलते हैं गुप्त राजा भानुगुप्त के एरन अभिलेख। गुप्त राजा भानुगुप्त के एरन अभिलेख से हमें सती प्रथा के विषय में जानकारी मिलती है। गुप्त राजा भानुगुप्त के एरन अभिलेख में सती प्रथा के विषय में जानकारी मिलती है। थोड़ा मैं यहाँ पे बोल दूँ पॉइंट कि गुप्त काल में भूमि का उपज 1/6 यानी 1/6 भाग लिया जाता था। गुप्त काल में भूमि का उपज का, है ना, गुप्त काल में राजाओं के द्वारा भूमि कर लिया जाता था कि जितना उपजता था, है ना, तो उसका 1/6 भाग वो कर के रूप में लिया जाता था। क्षेत्र भूमि को कृषि योग्य भूमि कहते हैं। क्षेत्र भूमि को कृषि योग्य भूमि, खिल भूमि को कृषि योग्य भूमि न होना कह सकते हैं। वस्तु भूमि निवास करने योग्य भूमि कह सकते हैं वस्तु भूमि को। अपरहत भूमि को हम जंगली भूमि कह सकते हैं। किस काल में? तो गुप्त काल में। और थोड़ा प्रशासन के बारे में जान लेते हैं। तो प्रशासन के बारे में जानते हैं तो प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव होती थी। क्या होती थी? गांव। प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव होती थी। हरिसेन अपने पिता की तरह महादंडनायक मुख्य न्याय अधिकारी थे। कुमार मात्य मंत्री तथा महासंधि विग्रहिक युद्ध और शांति के विषय का मंत्री था। नगर श्रेष्ठी मुख्य बैंकर, शहर के व्यापारी, सार्थवाह व्यापारियों के काफिले का नेता, है ना, पद का नाम था दोस्तों गुप्त काल में। प्रथम कुलिक मुख्य शिल्पकार, कायस्थों से प्रधान। सेना नायकों को कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था, बदले में इनमें से कुछ को भूमि दान दिया जाता था। भूमि से ये कर वसूलते थे जिससे वे सेना तथा घोड़ा की देखभाल करता था। इस तरह के व्यक्ति सामंत कहलाते थे। क्या कहलाते थे? सामंत कहलाते थे। इन सभी पॉइंट पे याद रखना होगा दोस्तों, है ना। बहुत VVI है कि पल्लव के अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा की है। कि पल्लवों के अभिलेख में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा है। ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन जिसे सभा कहते हैं। क्या कहते हैं? सभा। वे सभाएं उप समितियों जरिए सिंचाई, खेतीबाड़ी से जुड़े विभिन्न
काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंजिल की देखरेख आदि का काम करती थी। जिन इलाकों के भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे, वहाँ उर नामक ग्राम सभा के होने से बात कही जाती थी, है ना। व्यापारियों के एक संगठन का नाम नगरम था। व्यापारियों के एक संगठन का नाम नगरम था। इन सभाओं पर धनी के शक्तिशाली भूस्वामियों और व्यापारियों का नियंत्रण था। क्या था? व्यापारियों का नियंत्रण। कालिदास के सबसे प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम। क्या? अभिज्ञान शाकुंतलम में दुष्यंत नाम क्या है? दुष्यंत नाम क्या है? दुष्यंत नामक एक राजा तथा विश्वामित्र और उर्वशी की पुत्र शाकुंतला की प्रेम कहानी है। क्या? मैं एक बार फिर से बोलूं। कालिदास के सबसे प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम है में दुष्यंत नामक एक राजा तथा विश्वामित्र और उर्वशी की पुत्री शाकुंतला की प्रेम कहानी है। इस नाटक में एक गरीब मछुआरे के साथ राजा कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात है। फासियन मतलब फाहियान लिखते हैं कि अगर निम्न अछूत लोगों के शहर या बाजार के भीतर आना होता था तो सभी को आगाह करने के लिए लड़की के एक लकड़ी के टुकड़े पर चोट करते थे, है ना। यह आवाज़ सुनकर लोग सतर्क हो कर अपने को छू जाने या किसी भी प्रकार के संपर्क से बचाते थे। ठीक है। यहाँ पे फिर दिया है कि गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री कौन थे? तो आर्यभट्ट जी ने संस्कृत में आर्यभट्टियम संस्कृत में नामक पुस्तक लिखी। यानी गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखी। इनमें उन्होंने लिखा कि दिन और रात पृथ्वी की अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं, दिन और रात, जबकि सूर्य रोज निकलता है और डूबता है। आर्यभट्टियम ने ग्रहण के बारे में वैज्ञानिक तर्क दिया कि वृत्त की परिधि को मापने की विधि ढूंढ निकाली। कि कालिदास द्वारा मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, रघुवंशम, मेघदूत, ऋतुसंहार आदि रचनाएं किया गया है। किसके द्वारा? कालिदास के द्वारा। याद रखेंगे ये पॉइंट सब। फिर यहाँ पे दिया है ब्रह्मगुप्त महान खगोलविद ने ब्रह्मस्फुट सिद्धांत में लिखी है कि पृथ्वी स्वभावतः सभी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है। यह न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत से मिलती है। नारद ने दास मुक्ति अनुष्ठान का उल्लेख किया। गुप्त काल में प्रांत को भुक्ति कहते थे। क्या कहते थे? भुक्ति। कैसे? पंड्रवर्धन भुक्ति उत्तरी बंगाल से संबंध था। गुप्त काल में ताम्रलिपि, कौन सा लिपि? ताम्रलिपि तमलुक पूर्वी तट पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण बंदरगाह थी। कैसे? अशोक, समुद्रगुप्त और जहांगीर का उल्लेख प्रयागराज में मिलती हैं। कुमारगुप्त प्रथम महागोविंद ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया। ह्वेनसांग के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय में 10,000 विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते थे। महादेय नगर और कानकुब्ज के नाम से कन्नौज को जाना जाता था। महादेय नगर और कानकुब्ज के नाम से कन्नौज को जाना जाता था। मिहिर कुल हून आक्रमणकारी को यशोवर्धन ने पराजित किया था। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट दिया है, ईस्वी की आरंभिक शताब्दियों से ही भूमिदान के प्रमाण मिलते हैं। इनमें से कई का उल्लेख अभिलेखों में मिलता है। प्रभावती गुप्त आरंभिक भारत के एक सबसे महत्वपूर्ण शासक चंद्रगुप्त द्वितीय लगभग 375 से 415 ईस्वी की तक पुत्री थी। क्या है?
प्रभावती आरंभिक भारत के एक सबसे महत्वपूर्ण शासक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। कौन? प्रभावती, याद रखेंगे। जो इसका राजकाल 375 से 415 ईस्वी तक रहे। प्रभावती का विवाह दक्कन पठार के वाकाटक परिवार में रुद्रसेन द्वितीय से हुआ था, जो एक महत्वपूर्ण शासक वंश था। प्रवरसेन प्रथम ने 4 अश्वमेघ यज्ञ किए थे। यह वाकाटक राजवंश का एकमात्र शासक था जिन्होंने सम्राट की उपाधि धारण किया था। यहाँ पे संस्कृत धर्मशास्त्रों के अनुसार महिलाओं को भूमि जैसी संपत्ति पर स्वतंत्र अधिकार नहीं था, लेकिन एक अभिलेख से पता चलता है कि प्रभावती भूमि की स्वामी थी और उसे दान भी किया था। इसका एक कारण यह हो सकता है कि क्योंकि वह एक रानी आरंभिक भारतीय इतिहास की ज्ञात कुछ रानियों से एक थी और इसलिए उनका यह उदाहरण एक बिरला ही रहा हो। सम्भ्रात वर्ग और शिल्पकार के बारे में जान लेते हैं। इनमें से उत्कृष्ट श्रेणी के मिट्टी के कटोरे और थालियाँ मिली हैं जिन पर चमत्कार कलई चढ़ी हैं। इन्हें उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र कहा जाता है। कौन? वो उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र, याद रखेंगे। सोने, चांदी, कांच, तांबे, हाथी दांत, शीशे जैसे तरह तरह के पदार्थों के बने गहने, उपकरण, हथियार, बर्तन, सीप और पक्की मिट्टी भी मिली है। कि ध्रुवाधिकारिक राजस्व अधिकारी गुप्त काल में थे। कभी कभी उत्पादकों और व्यापारियों के संघ का भी उल्लेख मिलता है जिन्हें श्रेणी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्रेणी। व्यापारियों को श्रेणी, उत्पादकों को श्रेणी। उत्पादक और व्यापारियों को हम किस श्रेणी कहा गया है? 4वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त साम्राज्य सहित कई बड़े साम्राज्यों के साक्ष्य मिलते हैं। उनमें से कई साम्राज्य सामंतों पर निर्भर थे। गुप्त शासक का इतिहास साहित्य, सिक्कों और अभिलेखों की सहायता से लिखा गया है। गुप्त काल में रुपये का चांदी के सिक्कों को कहा जाता है। गुप्त काल में रुपये का चांदी के सिक्कों को कहा जाता था। कहिए गुप्तकालीन प्रमुख साहित्यिक रचना। गुप्त काल में जो साहित्य का जो रचना हुआ है ना, किसके द्वारा कौन कौन सा कृति लिखा गया है? तो कालिदास के द्वारा देखा जाए तो यहाँ पे गुप्त काल की बात है। ऋतु संहार, मेघदूतम, कुमार संभव, रघुवंश, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालवी काग्निमित्र, विक्रम वर्षियम, है ना। विशाखदत्त के द्वारा मुद्रा राक्षस, देवी चंद्रगुप्तम। विशाखदत्त के द्वारा मुद्रा राक्षस, देवी गुप्त प्रथम। डांडी काव्य दर्शन, दर्शन कुमार चरित्र, अवंती सुंदरी, भास, स्वप्नवासदत्ता और चारुदत्ता और अरुभंग। ब्राह्मणीर के द्वारा बृहत संहिता की रचना किया गया है। पंच सिद्धांतिका की रचना किया गया है, याद रखेंगे। फिर यहाँ पे दिया है आर्यभट्ट के द्वारा, गुप्त काल की बात है, आर्यभट्ट के द्वारा आर्यभट्टीय सूर सिद्धांतिका की रचना की गई है। वात्स्यायन के द्वारा कामसूत्र लिखा गया है। शूद्रक के द्वारा मृच्छक टीकम लिखा गया है। ठीक है। भारवी के द्वारा किरातार्जुनीयम लिखा गया है। अमर सिंह के द्वारा अमरकोश संस्कृत का शब्दकोश लिखा गया है। अमर सिंह के द्वारा अमरकोश संस्कृत का शब्दकोश लिखा गया है। फिर यहाँ पे देखा जाए तो कि विष्णु शर्मा, क्या है? विष्णु शर्मा पंचतंत्र को लिखा है, पंचतंत्र को लिखा गया है। भट्टी के द्वारा भट्टी काव्य रावण वध के द्वारा लिखा गया, रावण वध लिखा गया है। भट्टी के द्वारा रावण वध लिखा गया है।
कहिए चंद्रगोमिन, चंद्रगोमिन के द्वारा चंद्र व्याकरण लिखा गया है। चरक के द्वारा चरक संहिता लिखा गया है। चरक के द्वारा चरक संहिता लिखा गया है। ब्रह्मगुप्त के द्वारा ब्रह्म सिद्धांत लिखा गया है। ब्रह्मगुप्त के द्वारा ब्रह्म सिद्धांत लिखा गया है। बुद्धघोष के द्वारा विशुद्धिमग्ग लिखा गया है। बुद्धघोष के द्वारा विशुद्धिमग्ग लिखा गया है। फिर यहाँ से आगे यहाँ पे क्या है, असंग, असंग के द्वारा योगाचार लिखा गया है। वत्स भट्टी के द्वारा रावण वध लिखा गया है। इन सभी को याद रखेंगे। आपका इम्पोर्टेंट जो है यहाँ पे मैं बता दूं, चीन मैं मार देता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये आपका जो है यहाँ पे कालिदास के बारे में, विशाखदत्त, डांडी, भास, ब्राह्महीर, आर्यभट्ट, वात्यास, और इससे आगे में यहाँ पे पूछा जाता है 8 का शूद्रक। ठीक है, फिर यहाँ पे 11, फिर यहाँ पे 14। ठीक है, फिर यहाँ पे आपका 15। इन सभी पॉइंट को पहले बढ़िया से रिवीजन कर दीजिएगा। फिर यहाँ पे दिया है गुप्तकालीन मंदिर का, प्रसिद्ध मंदिर का नाम, है ना, स्थान और मंदिर। कौन मंदिर कहाँ किस स्थान पर है, इसके बारे में जानकारी हमें इस चार्ट में मिलने वाला है। जैसे दशावतार मंदिर कहाँ है, तो देवगढ़ झांसी में है। ठीक है, दशावतार मंदिर कहाँ है, तो झांसी में है, देवगढ़ झांसी में। विष्णु मंदिर कहाँ है, तिगवा मध्य प्रदेश जबलपुर में है ना। विष्णु मंदिर कहाँ है, तिगवा मध्य प्रदेश जबलपुर में है। ठीक है, इसके बाद शिव मंदिर कहाँ है, शिव मंदिर खोह नागकोद मध्य प्रदेश में है। ठीक है, पार्वती मंदिर कहाँ है, तो पार्वती मंदिर नचना कुठार मध्य प्रदेश में है। नचना कुठार मध्य प्रदेश में है। भीतर गांव मंदिर कहाँ पर है, किस स्थान पर है, तो भीतर गांव कानपुर में है। भीतर गांव कानपुर में है। ये सभी को हम लोग देखें, सभी पॉइंट को। फिर यहाँ पे गुप्त काल के समय में अधिकारी का नाम, है ना, और विभाग, कौन से अधिकारी को कौन सा विभाग मिला था। जैसे कुमारामात्य या अमात्य, जो मंत्री या सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी राजपाल कहलाते थे। गोप्ता या ऊपरी महाराज राज्यपाल को कहते थे। महासेनापति या महाबलाधिकृत सेना का सर्वोच्च अधिकारी को कहा जाता था। रणभंडागारिक सेना की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला प्रधान अधिकारी थे। ठीक है, फिर यहाँ पे महासंधि विग्राहक, युद्ध व शांति का प्रधान। महाभंडागाराधिकृत, राजकीय कोष का प्रधान। महाअक्षपटलिक, अभिलेख विभाग प्रधान। सर्वाध्यक्ष केंद्रीय सचिवालय का प्रधान। महाप्रतिहार, राजप्रसाद का मुख्य सुरक्षा अधिकारी। ध्रुवाधिकरण, भूमि कर वसूलने वाले विभाग का प्रधान। अग्रहारिक, दान विभाग का प्रधान कहलाते थे। फिर यहाँ पे महादंडनायक, न्यायाधीश के बारे में। दंडपाशिक, पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी हुआ करते थे। के बिना स्थिति संस्थापक, शिक्षा, धर्म, नैतिक आचरण अधिकारी होते थे। प्रथम कुलिक, प्रधान शिल्पी या संद का प्रधान। प्रथम कायस्थ, प्रधान लिपिक। पुस्तकपाल, राजकीय दस्तावेजों के प्रभारी। महापिलुपति, गज सेना का प्रधान। नगर श्रेष्ठी, नगर प्रधान। महाअश्वपति, अश्वारोही सेना के प्रभारी। फिर यहाँ पे दिया है दोस्तों मंदिर स्थापत्य कला। मंदिर स्थापत्य कला, मंदिर स्थापत्य कला के बारे में जानकारी लेते हैं। मंदिर और स्थिति। एरन का विष्णु मंदिर, एरन सागर जिला मध्य प्रदेश में है।
भूमरा का शिव मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर भूमरा सतना जिला मध्य प्रदेश में है। ठीक है। सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर सिरपुर महासमुंद जिला छत्तीसगढ़ में है। तिगवा का विष्णु मंदिर तिगवा जबलपुर मध्य प्रदेश में है। नचना कुठार का पार्वती मंदिर वो नचना कुठार पन्ना मध्य प्रदेश में स्थित है। ये सभी को याद रखेंगे। यहाँ पे भीतर गांव का कृष्ण मंदिर भीतर गांव कानपुर जिला उत्तर प्रदेश के पिपरिया का विष्णु मंदिर पिपरिया सतना मध्य प्रदेश के देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो देवगढ़ ललितपुर जिला उत्तर प्रदेश। ठीक है दोस्तों, इस सभी को हम लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे। फिर यहाँ पे हम लोग देखते हैं चैप्टर नंबर 11। यहाँ पे दिया है कि गुप्तोत्तर काल यानी गुप्त काल है ना। कैसे गुप्त वंश के पतन के बाद उत्तर भारत में बहुराज्यीय व्यवस्था कायम हुई। पुष्पभूति वंश है ना, यहाँ पे पुष्प वंश सॉरी इस वंश की स्थापना पुष्पभूति ने किया था है ना। पुष्पभूति वंश की स्थापना पुष्पभूति ने किया था। इस वंश को वर्धन राजवंश भी कहते हैं। इस वंश को वर्धन राजवंश भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फिर यहाँ से दिया है आपका पॉइंट, यहाँ पे देखिएगा कि इस वंश के शासक प्रभाकर वर्धन के दो पुत्र राजवर्धन और हर्षवर्धन एक और राजपुत्री थी। ठीक है जी। यहाँ पर मैं बता दूं कि राजश्री का विवाह कन्नौज के मौखरी वंश के शासक ग्राम वर्मा के साथ हुआ था। राजवर्धन की हत्या बंगाल के गौर शासक संसाक द्वारा के बाद हर्षवर्धन को 16 वर्ष की आयु में शासक बना। हर्षवर्धन अपनी राजधानी थानेश्वर से बदलकर कन्नौज कर लिया गया था। कि हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट थे जो थानेश्वर के निवासी। बाणभट्ट ने संस्कृत में हर्षचरित और कादम्बरी की रचना की। बाणभट्ट के द्वारा पूछा जाता है, बाणभट्ट के द्वारा दो रचना बताएं, यानी कौन सी रचना है, तो हर्षचरित और कादम्बरी की रचना की थी। कि चीनी तीर्थयात्री स्वयं ह्वेनसांग हर्षवर्धन के दरबार में रहता था। चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के दरबार में रहता था है ना। फिर यहाँ पे जब मालवा के शासक देवगुप्त ने ग्रहवर्मा को मार डाला, राजवर्धन ने मालवा के शासक देवगुप्त का हत्या कर दिया, लेकिन गौर बंगाल के शासक संसाक ने छल से राजवर्धन का हत्या कर दिया। हर्ष ने मगध को जीतकर नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर से आगे बढ़ने की कोशिश की। तब चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक दिया। माधव गुप्त हर्षवर्धन के समकालीन थे। इस युद्ध की जानकारी ऐहोल अभिलेख से मिलती हैं। ऐहोल अभिलेख की रचना रवि कीर्ति ने की थी। ऐहोल अभिलेख की रचना रवि कीर्ति ने की थी। हर्षचरित संस्कृत में लिखी गई कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है। इसके लेखक बाणभट्ट लगभग 7वीं शताब्दी हर्षवर्धन के राजकवि थे। इसमें विंध्य क्षेत्र के जंगल के किनारे की एक बस्ती के जीवन का एक अति विरल चित्रण किया गया। कामरूप के शासक भास्कर वर्मा ने दरबार में हंसवेग नामक राजदूत भेजा था। हर्ष ने अपनी पुत्री की विवाह वल्लभी शासक ध्रुवसेन द्वितीय से किया था। हर्षवर्धन अपनी पुत्री का विवाह वल्लभी शासक ध्रुवसेन द्वितीय से किया था। हर्ष ने नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नामक पुस्तक की रचना की। हर्षवर्धन ने नागा दर्शन रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नामक पुस्तक की रचना की।
हर्ष के दरबार में सूर्य शतक, क्या है, सूर्य शतक के रचनाकार मयूर कहते थे। ठीक है, हर्ष के दरबार में सूर्य शतक के रचनाकार मयूर कहते थे। कहे हर्ष ने 683 ईस्वी में कनौज के विभिन्न धर्मों के आचार्यों का सम्मेलन बुलाया था। हर्ष के प्रति 5वें वर्ष प्रयाग में महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था। हर्ष को शकलोत्तर पाथनाथ शीलादित्य परम भट्टाद्वारक और परम सौगात नामों से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पे है कि चीनी यात्री हुएनसांग हर्षवर्धन के दरबार में आया था। हुएनसांग को यात्रियों का राजकुमार, हुएनसांग को पूछा जाता है यात्रियों का राजकुमार के नाम से जाना जाता है, या नीति का पंडित कहा जाता है। नीति का पंडित किसको, हुएनसांग को, या वर्तमान शाकमुनि के नाम से जाना जाता है। वर्तमान शाकमुनि के नाम से जाना जाता है किसको, तो हुएनसांग को। यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित, वर्तमान शाकमुनि के नाम से जाना जाता है। इन तीनों नाम से हुएनसांग को 437 से 38 ईस्वी मंदसौर अभिलेख में, है ना, मंदसौर अभिलेख में रेशम बुनकरों के द्वारा एक भव्य सूर्य मंदिर का निर्माण का उल्लेख मिलता है। ठीक है, फिर यहाँ पे दिया है कि विदेशियों का वृत्तांत, जर्नी अकाउंट्स ऑफ फॉरेनर्स, कहिए यात्रा वृत्तांत और ऐतिहासिक जानकारी। के पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी, अज्ञात लेखक हैं, लेखक का नाम नहीं है। ठीक है, लेकिन किसका बारे में पता लगता है वो उसमें कि कुछ भारतीय बंदरगाह एवं वहाँ से अन्य होने वाले आयात और निर्यात के बारे में जानकारी मिलती है। फिर यहाँ पे दिया है इसके बाद कि हिस्टोरिका हेरोडोटस के द्वारा लिखा गया है, जो प्राचीन भारत और फारस संबंध की स्थिति को बताता है। नेचुरल हिस्ट्री जो प्लिनी के द्वारा लिखा गया है, नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी के द्वारा, जो भारतीय पशु पौधों एवं खनिजों के बारे में बताता है। स्काईलैक्स की विवरण, यात्रा वृत्तांत, ठीक है, जो सिंधु क्षेत्र का विवरण मिलता है। कहिए गेस पीरियड्स हिकेटस मिलेटस के द्वारा लिखा गया है, जो स्काईलैक्स के विवरण के आधार पर सिंधु के क्षेत्र को बताया है। यहाँ पे फिर दिया है कि ज्योग्राफी ऑफ इंडिया क्लॉडियस टॉलमी के द्वारा लिखा गया है। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया जो प्राचीन भारत का भौगोलिक इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है। निरियाकस, अनेक्रेटस तथा अरिस्टोबुलस के विवरण सिकंदर के कालीन एवं बाद का भारत के बारे में पता चलता है। इंडिका मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया है, जो मौर्यकालीन समाज प्रशासन एवं संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है। फिर यहाँ पे आगे दिया है सिकंदर की जीवनी, अन्य सिकेटस, सिकंदर कालीन भारत की, ठीक है। एरियन एवं प्लूटार के विवरण, सिकंदर के बाद का भारत के फूबो की, है ना, फाहियान का वृत्तांत है, जो गुप्त कालीन राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है। फिर यहाँ पे दिया है सीयू की, जो हुएनसांग के द्वारा, है ना, जो हर्षवर्धन के कालीन भारत का इतिहास, हर्षवर्धन के राज दरबार में कौन आए थे, हुएनसांग आए थे, तो उसी के काल के बारे में पता चलता है। इत्सिंग का वृत्तांत 7वीं शताब्दी का भारत, है ना। तंगयूर लामा तारानाथ, जो प्राचीन भारत का मौर्य काल के बारे में जानकारी मिलता है। सुलेमान के वृत्तांत प्रतिहार वंश की जानकारी मिलता है। आलमसुदी के वृत्तांत राष्ट्रकूट वंश की जानकारी मिलता है। पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी का अज्ञात लेखक यूनानी था, जिसे 80 ईस्वी में भारत का यात्रा की थी। ठीक है, इन सभी तथ्य को याद रखेंगे दोस्तों। इसके बाद दिया है कि धर्मोत्तर साहित्य यानी नॉन रिलीजन लिटरेचर, ठीक है, ग्रंथ, लेखक और ऐतिहासिक जानकारी। मुद्रा राक्षस, कथा, सरी सागर,
विशाखदत्त सोमदेव के द्वारा, यानी मुद्रा राक्षस विशाखदत्त ने लिखा है। हाँ, कथा सरित सागर सोमदेव के द्वारा लिखा गया है। वो जानकारी देता है नंदवंश तथा मौर्यवंश काल की। यहाँ पे दिया है बृहत धामंजरी धर्मेंद्र के द्वारा मौर्य काल की पता चलता है, जानकारी देता है। अष्टाध्यायी बहुत भव्य है। अष्टाध्यायी के लेखक है ना पाणिनि है, जो प्राचीन गणतांत्रिक राज्यों का इतिहास है। महाभाष्य, महाभाष्य किसके द्वारा लिखा गया है? तो पतंजलि के द्वारा। मालविकाग्निमित्रम कालिदास के द्वारा, जो शुंग साम्राज्य की जानकारी मिलता है। गार्गी संहिता कात्यायन यूनानी आक्रमण की जानकारी मिलता है। गौरवहो, हाँ, वाकभुंज कन्नौज नरेश यशोवर्मन की। हाँ, कामदकीय नीति सागर जो कामोदक के द्वारा लिखा गया है। प्राचीन भारत में आचरण व्यवहार के द्वारा जानकारी मिलता है। हर्षचरित बहुत भव्य है। हर्षचरित बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया है, जो परमार वंश सिंधुराज नव साहसांक हून हर्षवर्धन की जानकारी देता है। नव साहसांक चरित्र जो परिमल गुप्त के द्वारा लिखा गया है, परमार वंश की जानकारी देती है। विक्रमक देवचरित्र बिल्हन के द्वारा लिखा गया है, भव्य है। चालुक्य वंश और विशेष विक्रमादित्य छठा के जानकारी देता है। फिर यहाँ पे दिया है आपका कुछ पॉइंट भव्य है, पहले इसको पढ़ लेते हैं कि अर्थशास्त्र का लेखक बहुत भव्य है, कौटिल्य के द्वारा लिखा गया है। मौर्यकालीन राजनीति एवं प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है। राजतरंगिणी कल्हण के द्वारा लिखा गया है, जो कश्मीर के इतिहास राजपूतों के 36 कुलों की जानकारी देती है। कुमार पाल चरित्र हेमचंद्र सूरी के द्वारा लिखा गया है, चालुक्य वंश के इतिहास के बारे में जानकारी देता है ना। कुमार वो हो गया है। फिर यहाँ पे दिया है मित विलास प्रहसन महेंद्र वर्मन प्रथम के द्वारा दिया है। 7वीं शताब्दी की राजनीतिक सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति की अवंती सुंदरी कथा दंडिक के द्वारा लिखा गया है, ये भी पूछा जाता है। पल्लवों की इतिहास की जानकारी देती हैं। पहले हम दोस्तों यहाँ से अब हम समझाने का प्रयास करता हूँ कुछ पॉइंट तत्व। यहाँ पे दिया है कि यूनानी भाषा में लिखित पुस्तक पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी अज्ञात लेखक थे, नाम नहीं पता है। सिकंदर की जीवनी के लेखक कौन है? अनीसिक्रेटस। मेगास्थनीज की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। नेचुरल हिस्ट्री के लेखक कौन है? प्लिनी। हाँ, जोग्राफिया के लेखक कौन है? तो टॉलमी। चीनी यात्रियों का क्रम है फाहियान पहले आया, तब सुंगयून, तब इसके बाद हुएनसोंग, तब इत्सिंग आया, है ना। फाहियान किसके समय में भारत आया? तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय में भारत आया, ठीक है। और इसके बाद यात्रियों के राजकुमार किसे कहा जाता है? तो हुएनसोंग को कहा जाता है। हुएनसोंग किसके समय में भारत की यात्रा की थी? तो हर्षवर्धन के समय में, राजा के समय में यह भारत की यात्रा की थी। कि वह तिब्बती लेखक जिसने भारत के विषय में लिखा वो लामा तारानाथ जी थे। तहकीक हिंद के लेखक कौन है? तो अलबरूनी है, भव्य है। नाटस ग्रंथ जिसे नंदवंश और मौर्यवंश के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है, क्या है? मुद्रा राक्षस। हाँ, गार्गी संहिता पुस्तक के लेखक ज्योतिष विद्या है। राजतरंगिणी के लेखक कल्हण में वर्णित है कश्मीर का प्राचीन इतिहास। हाँ, अरबों द्वारा सिंध विजय का वृत्तांत मिलता है चंचनामा में। चंचनामा का अरबी फारसी भाषा फारसी में अनुवाद किया है अबू बकर कुफी ने। चंचनामा को किस नाम से जाना जाता है? फतेहनामा से। रसमाला तथा कीर्ति कौमुदी के लेखक कौन है? सोमेश्वर। हाँ, प्रबंधी चिंतामणि के लेखक कौन है? मेरुतुंग। बुद्धचरित एवं हर्षचरित के लेखक कौन है? अश्वघोष। बुद्धचरित के लेखक अश्वघोष हैं, हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट है, याद रखेंगे। फिर यहाँ पे दिया है कि गौंडवाहो के लेखक कौन है? वाकपति। कुमार चरित्र पाल के लेखक कौन है? हेमचंद्र सूरी। कुमार चरित्र पाल से गुजरात के चालुक्य वंश की जिन शासकों
के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। जयसिंह सिद्धराज एवं कुमारपाल के द्वारा। पृथ्वीराज विजय की जानकारी प्राप्त होती है चौहान वंश की। पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? जैनक। पृथ्वीराज रासो के लेखक क्या है? चंद्रवरदायी। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस, जो यूनान के थे। ठीक है, हेरोडोटस जो यूनान के थे। इतिहास का पिता कहा जाता है हेरोडोटस, यूनान। हिस्टोरिका के लेखक हेरोडोटस थे। हाँ, टेडियस राजवैद्य था ईरान का। हिस्ट्री ऑफ द वार के लेखक थे अरिस्टोबुलस था। आप लोगों का दोस्तों ये क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। यदि आप लोग का अच्छा लगा है तो आप लोग वीएन क्लासेस खास चैनल को अधिक से अधिक आप लोग लाइक कीजिएगा, ठीक है, सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, और दिल से सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है दोस्त। फिर हम लेकर के आते हैं अगला, जो कल का चैप्टर आपका रहने वाला है 12, ठीक है, जिसका चैप्टर का नाम है पश्चिम एवं दक्षिण भारत के क्षेत्रीय राज्य के बारे में चर्चा करेंगे। और होगा तो 13 नंबर चैप्टर का भी चर्चा करेंगे। तो आप लोग वीएन क्लासेस खास चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट कीजिए दिल से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।